हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 100 है, वो होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक कंपनी अपने डिबेंचर को जब मार्केट में इशू करती है तो किस तरीके से कर सकती है। हालांकि बेटा, मैंने आपको प्रायर क्लास में ये बता दिया था कि जो डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं वो इन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कर सकते हैं। बट आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, कि अगर कंपनी अपने डिबेंचर को मार्केट में इशू करती है और बदले में जनता से कैश लेती है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, हम अपने डिबेंचर को बेटा जब कैश में इशू करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश के रूप में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नो एवरीवन बेटा, अगर मैं इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर बात करूं तो ये सेम इशू ऑफ शेयर की तरह ही है बेटा। जैसे कि आपने इशू ऑफ शेयर में देखा था कि हम शेयर को इशू कर सकते हैं कैश में, शेयर को इशू कर सकते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में। सेम हम बेटा डिवेंचर को भी इशू कर सकते हैं कैश में और कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी इशू कर सकते हैं। बस डिवेंचर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल कर आता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि हम शेयर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू नहीं कर पाते हैं। बट यस, डिवेंचर को हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं। ये क्या कंसेप्ट है, इसमें एंट्री कैसे पास होती है कोलेटरल सिक्योरिटी में, वो बेटा जब ये कंसेप्ट आएगा तो मैं वहां पर डीपली आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर यस, जो ये चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर वो 80 to 90% सिमिलर है इशू ऑफ शेयर की तरह। तो अगर आपका इशू ऑफ शेयर का चैप्टर क्लियर है ना बेटा अच्छे से, तो आपको यहाँ पर ना इशू ऑफ डिवेंचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना इशू ऑफ शेयर का चैप्टर बेटा बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर आप इशू ऑफ शेयर अच्छे से पढ़ लेते हो तो इशू ऑफ डिवेंचर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा हम ना आज देखेंगे कि अगर कंपनी अपने डिवेंचर्स को जनता के बीच में इशू करती है और बदले में क्या लेती है, कैश, तो कैसे ले सकती है। तो इसमें ना हमारे पास देखो दो पॉइंट्स होते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट। या तो कंपनी अगर डिबेंचर इशू कर रही है कैश में तो या तो पैसा मांगेगी सारा का सारा एक साथ, एक ही कॉल में एक साथ। और अगर इंस्टॉलमेंट में मांग रही है तो यहाँ पर बेटा कंपनी ना डिबेंचर के ऊपर जो पैसा मांगती है, रिसीव करती है, यानी जो फेस वैल्यू कंपनी कॉल करती है डिबेंचर के ऊपर, वो एक साथ कॉल ना कर कर, एक कॉल में कॉल ना कर कर, बोलते हैं ना कि मल्टीपल कॉल्स में कॉल किया जाता है, यानी इन इंस्टॉलमेंट में कॉल किया जाता है। कंपनी कहती है हमें सारा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है डिवेंचर के ऊपर, हम टुकड़ों टुकड़ों में आपसे पैसा मांगेंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे, तो वो कहलाया जाता है इन इंस्टॉलमेंट। बेटा हम लमसम की बात करें तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि जो डिवेंचर की फेस वैल्यू होती है यानी ओरिजिनल वैल्यू, उसको एक साथ ही कॉल करती है। ठीक है, यानी अगर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू लेट सपोज 10 रुपए है, तो कंपनी 10 रुपए एक साथ एक ही कॉल में मांग रही है, और उस कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी जन पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है कि हमें लोन दीजिए, डेट दीजिए, क्योंकि डिवेंचर जब इशू करती है कंपनी तो एक तरीके से जनता से डेट मांग रही है, यानी लोन मांग रही है, तभी तो डिवेंचर दे रही है। अगर ओनरशिप दे रही होती जनता को और तब पैसा मांग रही होती तो कंपनी तो फिर क्या देती, जनता को शेयर देती। आपने शेयर चैप्टर पढ़ा है, शेयर में बेटा की शेयर में कंपनी क्या करती है, जनता को ओनरशिप दे रही होती है, शेयर दे रही होती है, मतलब ओनरशिप दे रही होती है, और तब पैसा मांग रही होती है। पर यहाँ पर मेरे बच्चे, हम जनता को अपनी कंपनी के शेयर नहीं, ओनरशिप नहीं दे रहे, हम उन्हें डिबेंचर दे रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अगर जनता हमारे डिबेंचर परचेज करती है और हमें पैसा भेजती है तो वो एक तरीके से हमारे लिए लोन है, डेट है। ठीक है, तो अगर कंपनी ना देखो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज बोलते हैं डिवेंचर का पैसा हमें भेजिए, और बदले में हम आपको तुरंत डिवेंचर का सर्टिफिकेट देते हैं, एक ही कॉल में पैसा मांग रही है, तो दैट इज नॉन एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक ही कॉल में पैसा मांगा जाता है। बट अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें बेटा, तो यहाँ पर ना कंपनी जो फेस वैल्यू है प्रत्येक डिवेंचर की, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, उसको एक साथ ना मंगाकर टुकड़ों टुकड़ों में मंगा रही है, यानी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। लाइक
कंपनी ने कहा कि हम पहले जो पहली कॉल हम करेंगे वो कहें उसको बोलेंगे एप्लीकेशन। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप डिबेंचर का पैसा हमें दीजिए, दैट्स वाई पहली कॉल का हम नाम रखेंगे एप्लीकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल होगी वहाँ पर हम आपको रियल लाइफ में, इन रियलिटी में हम आपको डिबेंचर का क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। हम आपको अपनी कंपनी का लेंडर बनाएंगे कि हाँ आपने हमें मनी लेंड किया है, आपने हमें लोन दिया है, हम आपको इसका सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसलिए जो सेकंड कॉल है उसका नाम हम रखेंगे अलॉटमेंट। बट उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद की कॉल जो थर्ड कॉल होगी उसका नाम फर्स्ट कॉल रखेंगे, फोर्थ कॉल का नाम हम सेकंड कॉल रखेंगे, सो ऑन। इसके बाद थर्ड कॉल फोर्थ कॉल नाम हम रखते चले जाएंगे। पर यह आपके सिलेबस में सेकंड कॉल तक ही आता है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, कभी कभी फर्स्ट कॉल तक आता है, कभी कभी सेकंड एंड फाइनल कॉल तक आता है। ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा मुद्दा ये है कि जब फेस वैल्यू को टुकड़ों टुकड़ों में मंगाया जाता है डिफरेंट कॉल्स में, सो दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब देखो, कंपनी चाहे लमसम में पैसा मंगाए, ठीक है, या कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाए, या तो कंपनी सिंगल शॉट में एक ही कॉल में सारी की सारी फेस वैल्यू मंगाए, या कंपनी फेस वैल्यू के टुकड़े कर दे, इंस्टॉलमेंट कर दे और फिर पैसा मंगाए, फर्क नहीं पड़ता बेटा। कंपनी दोनों ही सिनारियों में अपने जो डिबेंचर्स इशू करती है वो कर सकती है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब देखो पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब होता है कि कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, सॉरी, कंपनी के जो डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू है उतना ही कंपनी कॉल करती है, यानी उतना ही पैसा जनता से मांगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू है 10 रुपये, लेट बी सपोज, है ना, तो कंपनी मांग भी कितना रही है जनता से? सिर्फ 10 रुपये, इससे ज्यादा नहीं। तो दैट इज नोन एज कि कंपनी ने अपना डिबेंचर इशू किया है फेस वैल्यू पे। जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू बनता है जनता से उतना ही पैसा मांगा जा रहा है। तो दैट इज नोन एज पार, नॉमिनल, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, इस पे इशू किया। अगर कंपनी अपना सारा का सारा पैसा एक कॉल में मंगाती है, यानी लमसम में मंगाती है, बट प्रीमियम पे मंगाती है, तो प्रीमियम पे क्या होता है कि जितने डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज्यादा कॉल किया जाता है, यानी उससे ज्यादा पैसा मांगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो हम जनता से 10 रुपये नहीं मांग रहे, हम 12 रुपये मांग रहे हैं, 2 रुपये ज्यादा मांग रहे हैं। तो कंपनी जनता को जो डिबेंचर दे रही है, ठीक है, वो तो 10 ही रुपए का दे रही है, क्योंकि डिबेंचर का ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 रुपए का है। तो जनता के पास तो बेटा 10 ही रुपए का डिबेंचर जा रहा है, पर हम जो जनता से पैसा मांग रहे हैं एज अ कंपनी, वो 12 रुपए मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को ना 2 रुपए का फायदा हो रहा है। पर सर ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि कंपनी की ना मार्केट में परफॉर्मेंस, रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी। इसलिए कंपनी यहाँ पर ये कह रही है कि अगर आपको हमारी कंपनी के डिबेंचर चाहिए तो हम आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर 10 रुपए के नहीं 12 रुपए में देंगे, 12 रुपए में इशू करेंगे। तो ओरिजिनली जनता को डिबेंचर 10 रुपए का मिलेगा क्योंकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 10 ही रुपए की है, पर हम पैसे मांग रहे हैं 12, तो यहाँ पर कंपनी 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है, तो ये हो गया प्रीमियम, ठीक है। अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में क्या होता है, जितने डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू होती है उससे कम कॉल करना, यानी कम, उस कंपनी क्या करती है उससे कम कॉल करती है। जैसे एग्जांपल पे डिबेंचर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए है, बट कंपनी रिसीव कर रही है सिर्फ 8 रुपए। कंपनी कह रही है हम आपको अपनी कंपनी का डिवेंचर देंगे 10 रुपए का, बट आपसे जो पैसा चार्ज किया जाएगा, आपसे जो मनी रिसीव किया जाएगा वो सिर्फ कितना करा जाएगा? 8 रुपए। तो हम आपको 2 रुपए की छूट देते हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। अब प्रीमियम में कंपनी को याद रखना फायदा होता है, पर डिस्काउंट में कंपनी को नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि कंपनी डिवेंचर देती है ज्यादा के पर पैसे लेती है कम। तो यहाँ डिस्काउंट में कंपनी को नुकसान होता है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। सेम अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में भी मंगाते हैं बेटा, तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, महंगे पे भी इशू कर सकते हैं, और सस्ते पे यानी डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। पर सर एक यहाँ पर डाउट हमारा निकल कर आता है। मैंने कहा क्या? बोला सर अगर मान लो कि ठीक है, लमसम में तो समझ में आता है कि फेस वैल्यू आप एक साथ मंगा रहे हो तो प्रीमियम डिस्काउंट सब यहीं होगा, पार है, ओरिजिनल है तो यहीं। अगर आप ज़्यादा भी मांग रहे हो, फेस वैल्यू से ज़्यादा मांग रहे हो, तो इसी एक सिंगल कॉल में होगा। अगर आप कम में भी अपने डिवेंचर इशू कर रहे हो, अगर डिस्काउंट पे भी दे रहे हो, तो डिस्काउंट भी इसी कॉल पे होगा। मैंने कहा हाँ, पर सर अगर आप ना इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो तो यहाँ पर तो आपके पास मल्टीपल कॉल्स होती हैं, लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो सर एक बार बताओ, अगर प्रीमियम है, डिस्काउंट है, सर पार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने रुपए का डिवेंचर है कंपनी उतने ही रुपए मांगती है। बट अगर कंपनी डिबेंचर्स पे ज़्यादा पैसा मांग रही है लाइक प्रीमियम, या कम पैसा मांग रही है डिस्काउंट, तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट जो है उसको हम शो कहाँ करेंगे? क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल कॉल्स हैं,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर ना बताया जाए ना कि प्रीमियम कहाँ लिया जा रहा है जनता से, यानी एक्स्ट्रा पैसा कहाँ लिया जा रहा है और डिस्काउंट कहाँ दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट के केस में, तो हम बाय डिफॉल्ट कहाँ मांगते हैं अलॉटमेंट में। हम ये मानते हैं कि जो भी हम प्रीमियम यानी जो भी हम प्रीमियम वगैरह दे रहे होंगे या जो भी हम डिस्काउंट वगैरह बोलते हैं ना दे रहे होंगे जनता को, वो कहाँ दे रहे होंगे अलॉटमेंट में। क्योंकि यहाँ पर ना टेक्निकली जो सर्टिफिकेट दिया जाता है रियल लाइफ में वो कहाँ दिया जाता है अलॉटमेंट में। इसलिए इसको ना प्लेस माना जाता है। अगर कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है, अगर डिस्काउंट चार्ज कर रही है, तो कंपनी यही चार्ज कर रही होगी। हाँ वो एक अलग बात है बेटा कि अगर क्वेश्चन ने गाइड कर दिया कि नहीं प्रीमियम या डिस्काउंट एप्लीकेशन में है, फर्स्ट कॉल में है, सेकंड एंड फाइनल कॉल में, तो फिर हम वही मानेंगे। बट अगर क्वेश्चन ने गाइड नहीं करा हुआ तो हम बाय डिफॉल्ट उसे कहाँ मानते हैं फिर अलॉटमेंट में मानते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो देखो ये ना हमारे पास पूरा कंसेप्ट है। अब ना हम इसके देखो एक न्यूमेरिकल में आपको लमसम का कराऊंगा पार प्रीमियम डिस्काउंट से, और एक न्यूमेरिकल में आपको इंस्टॉलमेंट का कराऊंगा पार प्रीमियम और डिस्काउंट से। और उसी के साथ हमारा फिर ये वाला जो कंसेप्ट है इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश एट लमसम और एट इंस्टॉलमेंट, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। और आइए देखिए ये रहा स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्जांपल है, डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं एट लमसम। जरा देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड हमारे पास एक कंपनी है जिन्होंने इशू करे हैं 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं 9% वाले। अब ये 9% क्या है? देखो फिलहाल के लिए आपको ना अभी इस 9% का कुछ नहीं करना है। बस जब जब आप डिवेंचर लिखेंगे तो डिवेंचर के आगे एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, यानी डिवेंचर से पहले उसका रेट मेंशन करते हैं एंट्रीज में भी, जब हम अभी एंट्रीज पास करेंगे। हालांकि इस 9% का मतलब ये होता है कि हम डिवेंचर को जो हाफ ईयरली या जो ईयरली जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना देंगे। तो ये डिवेंचर को कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा? 9% का। ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, तो 10,000 9% वाले डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 10 ईच के साथ कंपनी इन्हें इशू कर रही है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम कॉल मनी करेंगे इन लमसम, यानी सिंगल शॉट में पैसा मांगेंगे, सारा का सारा पैसा एक साथ। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है द फॉलोइंग केसेस एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट। पार आपको समझ में पता है, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। यानी अगर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू, गाइस एक डिवेंचर का फेस वैल्यू अगर कितना है 10 रुपए, तो कंपनी मांग भी कितना रही है? 10 ही रुपए। पर जो हमारा बी केस है उसमें कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है कितना परसेंट का? 10% का। तो सेम शेयर में भी तो ऐसे ही होता था। अब एक बात बताइए 10% हम किस पे लगाएंगे? तो हमने इशू ऑफ शेयर में भी देखा था कि अगर हम शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पे और प्रीमियम परसेंटेज पे होता है तो वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। तो जो फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू जो डिवेंचर की है वो कितनी है? 10। अगर आप 10 रुपए का 10% निकालते हो तो ये निकल कर आएगा 1 रुपए। यानी कंपनी ना 1 रुपए ज्यादा मांग रही है। यानी कंपनी बी केस में जनता को अपना डिवेंचर 10 रुपए का दे रही है, क्योंकि है तो वो 10 ही रुपए का, पर जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो 10 नहीं 11 रुपए मांगे जा रहे हैं। 1 रुपए का फायदा हो रहा है। और डिस्काउंट कितने का है? 10% का। वही 10% अगर आप फेस वैल्यू पे लगाते हो 10 रुपए पे, तो 1 रुपए निकल कर आता है। तो यहाँ पर कंपनी 1 रुपए कम मांग रही है, मतलब कंपनी डिवेंचर दे रही है 10 ही रुपए का, पर जो मनी जो रिसीव कर रही है पब्लिक से डिवेंचर के ऊपर एज अ डेट, एज अ लोन, वो 10 रुपए नहीं कर रही है, 9 रुपए कर रही है। तो यहाँ पे ना कंपनी को 1 रुपए का नुकसान होता है, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो इन्हें ये हमारे पास 3 केस है और हमें ना इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखो मैंने ना यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री बेटा ऑलरेडी पास करी हुई है, जिससे कि हमारा समय बच जाए। तो यहाँ पर ना देखो 3 केसेस हैं, पार प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो पेपर में ना तीनों नहीं आते हैं, तीनों आएंगे भी नहीं, कोई एक ही आएगा। और याद रखना कि आपको एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे पार के हिसाब से चले ना। अभी अगर हम पार के हिसाब से चलें तो कंपनी ना देखो 10,000 डिवेंचर इशू कर रही है 9% वाले, और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। तो कंपनी सारा का सारा पैसा एक ही कॉल में मंगा रही है। तो यहाँ पर ना हम लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सबसे पहले, क्योंकि एक ही कॉल है तो कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी डिवेंचर्स होल्डर से रिक्वेस्ट भी यही करती है कि पैसा भेजो, और यहीं पर ही उनको डिवेंचर का सर्टिफिकेट भी देती है। तो इसलिए इसका नाम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सिंगल कॉल में पैसा आ रहा है एक साथ 10 रुपए हम मांग रहे हैं पार पे, क्योंकि पार पे इशू किया जा रहा है एट पार।
तो 10 रुपए के बदले कंपनी 10 ही रुपए मांग रही है। 10 रुपए का डिवेंचर है तो 10 ही रुपए मांग रही है। तो आपको पता है, आपने इशू ऑफ शेयर में भी देखा था बेटा कि जो पहली कॉल होती है ना, जो पहली कॉल होती है वो एप्लीकेशन की होती है, और यहाँ तो सारा का सारा पैसा एक ही कॉल में मांगा जा रहा है बेटा। तो इसका नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो जब आप एक ही कॉल में पैसा मांग रहे होते हो तो जो पहली कॉल होती है ना बेटा, उसमें हम सबसे पहले एंट्री पास करते हैं रिसीव की, और फिर हम एंट्री पास करते हैं ड्यू की। याद रखना, हर कॉल में दो आपकी एंट्री पास होती हैं, दो स्लॉट्स होते हैं, दो एंट्री पास होती हैं। क्योंकि लमसम में एक ही कॉल होती है तो यहाँ सिर्फ दो ही एंट्री पास करी जाएंगी, सबसे पहले रिसीव की और फिर ड्यू की। वो इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि कंपनी यहाँ पर देखो, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है ना, कंपनी को भी पता नहीं होता कि वो कौन से पब्लिक में वो कौन से लोग होंगे जो मेरी कंपनी के डिवेंचर को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कंपनी ना पहले ड्यू नहीं कर सकती थी। ड्यू का मतलब होता है लेंडरशिप देना, सर्टिफिकेट देना, मतलब लेंडर्स बनाना अपनी कंपनी में। तो कंपनी को तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता ना कि वो पब्लिक कौन होंगी जो मेरे कंपनी के डिवेंचर्स को परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाएंगी। दैट्स वाई कंपनी ना पहले कॉल में कभी भी ड्यू नहीं करती हैं। सबसे पहले कंपनी किसकी एंट्री पास करती है? रिसीव की। पहली कॉल में रिसीव। एक बार आने दो डिवेंचर का पैसा, तब हम मानेंगे कि जिन जिन्होंने हमें डिवेंचर का पैसा भेजा था उन्हीं को उन्हीं को हम अपना लेंडर मानेंगे, उन्हीं को ही हम सर्टिफिकेट देंगे। तो इसलिए जब पहली कॉल होती है तो वहाँ एंट्री होती है रिसीव की, और उसके बाद होती है ड्यू की। अब जब हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, खैर ये तो लमसम है, पर जब हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ एप्लीकेशन होती है पहली। तो एप्लीकेशन में भी हम सबसे पहली कॉल में रिसीव ड्यू करते हैं। बट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, जब हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अलॉटमेंट से जो स्लॉट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब अलॉटमेंट में पहली एंट्री बोलते हैं ना कि रिसीव की नहीं लगती, किसकी लगती है? ड्यू की। वहां हो जाते हैं ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में। पर पहली कॉल में हमेशा रिसीव ड्यू रहता है, क्योंकि कंपनी को पता नहीं होता हमारे यहाँ पर कौन कौन से पब्लिक्स हैं, जो आप पब्लिक में से वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे यहाँ डिबेंचर होल्डर बनने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी कहती है पहले वेट कर लो, पहले पैसा आ जाए, एक बार रिसीव हो जाए तो फिर ड्यू दिखा देंगे। पर अलॉटमेंट में हमें पता होता है, फर्स्ट कॉल में हमें पता होता है, सेकंड कॉल में हमें पता होता है कि कौन हमारे डिबेंचर होल्डर है, तो वहाँ ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव चलता है। खैर यहाँ पे तो एक ही कॉल है, इसलिए यहाँ पर मेरे बच्चे सबसे पहले रिसीव करेंगे। और रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वहाँ क्या लिखते थे आप? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर चैप्टर में। यहाँ लिखते हो शेयर की जगह पे 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है। तो बैंक को क्यों डेबिट किया? बिकॉज इट्स योर एसेट एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और आपने 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि आपने जनता से डिबेंचर का पैसा लिया है, बट अभी तक आपने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया डिबेंचर का, तो इसलिए ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब बताओ कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे थे? 10,000 डिबेंचर। तो 10,000 इंटू 10, क्योंकि एक ही साथ सारा पैसा मांग रहे हो और बराबर उतना ही मांग रहे हो जितना फेस वैल्यू हो, क्योंकि पार पे इशू किया जा रहा है। तो 10,000 इंटू 10, तो 1 लाख क्रेडिट में, 1 लाख डेबिट में। लाइबिलिटी बनी 1 लाख से और बैंक में पैसा भी आया 1 लाख रुपए से। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा एक कॉल में है। उसके बाद अब आप ड्यू दिखाओगे सेकंड एंट्री में, और जब आप ड्यू दिखाओगे तो आप 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करोगे। जो पहले आपके लिए लायबिलिटी था अब आप उसको क्रेडिट से डेबिट करोगे। ठीक है, कहोगे कि इसके बदले हम ना उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेंडर बना रहे हैं उन्हें अपनी कंपनी का। तो जो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पहले लायबिलिटी था, क्रेडिट था, अब आप उसको रिड्यूस करोगे। तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट होता है। पर इसके जगह पे ना बेटा हम अपने डिवेंचर्स को, अपनी जो पब्लिक में से जिन पर्सन्स ने हमें डिवेंचर्स का पैसा दिया उन्हें हम लैंडर बनाएंगे। अब लैंडर बनाएंगे तो कंपनियां एक्नॉलेज करती है कि यस हमने इन्हीं लोगों से डेट लिया है। तो अब कंपनी अपनी लाइबिलिटी दिखाती है किसको? 9% डिवेंचर को। 9% डिवेंचर को लाइबिलिटी दिखाया जाता है। और ये लाइबिलिटी कितने से दिखाया जाएगा? जितने से कंपनी ने डिवेंचर इशू करे और जितने से डिवेंचर की फेस वैल्यू थी। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख से ही कंपनी ने अपना लाइबिलिटी भी एक्नॉलेज कर दिया कि यस डिवेंचर नाम की लाइबिलिटी हमारी 1 लाख। तो ये देखो, ये एंट्री हम इस तरीके से पास करते हैं और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, और इसी के साथ हमारी एंट्री होती है खत्म। बस इतना ही था। बस अगर हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? हम लिखेंगे शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनती है। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं किसकी, एबीसी लिमिटेड की, एज एट 31 मार्च। क्वेश्चन में हमें डेट वगैरह नहीं दे रखी थी बेटा कि ये जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है कौन सी डेट पे कर रही है, तो हम यहाँ पर डेट वगैरह नहीं लिख सकते थे, बट यस हमने डैश डैश छोड़ दिया और एक्सट्रैक्ट लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, यहाँ पर बस हम डिबेंचर के कंटेक्स्ट में बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। आपको पता है कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है, पहले लायबिलिटीज आती हैं फिर एसेट्स आते हैं। तो हमने सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा। आपको पता है सबसे पहले लायबिलिटीज हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, जो मालिकों का पैसा होता है, ओनर्स का, शेयर होल्डर फंड्स। इसके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। देखो शेयर कैपिटल का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ शेयर इशू नहीं कर रही है, तो डैश। प्लस यहाँ पर कंपनी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी अपना डिवेंचर नॉर्मल फेस वैल्यू पे ही इशू कर रही है, तो ये भी डैश ही हो जाएगा, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट में आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है ए। वैसे इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो जो डिवेंचर होता है ना बेटा वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर जो ए पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये हम हेडिंग बनाते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हमारी जो लाइबिलिटी है वो किस नाम की है, 9% डिवेंचर के नाम की। क्योंकि जो हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिला था हमने बाद में उसको रिड्यूस भी कर दिया था, कट भी कर दिया था, इसकी जगह पे हमने लाइबिलिटी बनाया था किसको, 9% डिवेंचर को। तो बैलेंस शीट में ना हम 9% डिवेंचर लिखकर 1 लाख रुपीज से, क्योंकि हमारी जो डिवेंचर की लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 1 लाख, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे। बस बेटा इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर हो गई। तो ये बैलेंस शीट में ऐसे प्रेजेंटेशन होती है। अब बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम में बेटा देखो सेम एंट्रीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, एक कॉल में पैसा आ रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम 10% है और हमने जब फेस वैल्यू पे 10 रुपए पे 10% निकाला था तो ये 1 रुपए आया था, तो कंपनी ना यहाँ सिर्फ 10 रुपए नहीं 1 रुपए ज्यादा मांग रही है, तो हम इसे 11 रुपए नहीं लिख रहे हैं, देखो हम इसको 10+1 लिख रहे हैं। 10+1 लिखने का मतलब ये है कि कंपनी डिबेंचर तो देगी 10 ही रुपए का, पर जो जनता से पैसा मांगा जाएगा ना वो 10 रुपए नहीं 11 रुपए मांगा जाएगा, तो वी कॉल इज 10+1, ठीक है। अब देखो वही सबसे पहले एंट्री सेम जैसे पार में थी, पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी एंट्री ड्यू की, यहाँ पर भी पहली एंट्री रिसीव और ड्यू की रहने वाली है। सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर इशू करे थे आपने, 10,000 डिवेंचर इशू करे थे। और बताओ कंपनी के पास 10 रुपए आएंगे कि 11 रुपए आएंगे, ये रिसीव की एंट्री है, यहाँ पर ना हमें मनी रिसीव करने से मतलब है। तो जनता से हम कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, 10 थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ 1 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं, 10% ज्यादा मांग रहे हैं, तो हम यहाँ 11 रुपए रिसीव कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा, 1,10,000। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपके लिए लाइबिलिटी रहा, तो आपने इसे क्रेडिट किया 1,10,000 से, और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया 1,10,000 रुपए, तो आपने इसको अपना एसेट भी दिखा दिया, डेबिट कर दिया 1,10,000 से। नेक्स्ट एंट्री में बेटा आपने इसी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ड्यू करा, ठीक है, कहा कि इसके बदले अब हम जनता को अपने डिवेंचर होल्डर को क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, डिवेंचर सर्टिफिकेट देंगे। तो आपने 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम की जो लायबिलिटी थी, जो क्रेडिट था, उसे डेबिट किया और उसकी जगह पे अपनी एक नई लायबिलिटी क्रिएट करी जिसका नाम था 9% डिवेंचर। आपने लेंडरशिप दिया, आपने सर्टिफिकेट दिया। शेयर चैप्टर में हम यहाँ शेयर कैपिटल लिख रहे होते हैं क्योंकि हम उन्हें ओनर बना रहे होते हैं, पर यहाँ पर बेटा हम शेयर थोड़ी इशू कर रहे हैं, तो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम सर्टिफिकेट देते हैं ना डिवेंचर का, तो कंपनी यहाँ पर एक्नॉलेज करती है कि यस ये हमारे लेंडर है, इन्होंने हमें लोन दिया है। तो नाम क्या होता है डेट का, यहाँ पर लोन का नाम क्या है, डिवेंचर। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ हम लेंडरशिप दे रहे हैं सर्टिफिकेट के फॉर्म में, तो यहाँ लिखते हैं 9% डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना था, 1,10,000, तो आपने यहाँ पे 1,10,000 अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करी, डेबिट किया, तो इसकी जगह पे आप ओनरशिप दे रहे हो, ठीक, ओ सॉरी लेंडरशिप दे रहे हो, लेंडर बना रहे हो उन्हें। तो कितने डिवेंचर से लेंडर बनाएंगे, 10,000 डिवेंचर से लेंडर बनाएंगे। और लेंडर हम बना सकते हैं जितना डिवेंचर का फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो तो ओरिजिनल वैल्यू यानी 10 रुपए पे दिया जाएगा, तो हम उन्हें लेंडर बनाएंगे 10 रुपए के साथ। तो 10,000 इंटू 10 हो गया 1 लाख, तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी दिखा दी 1 लाख रुपए से। पर कंपनी ने कहा जो हमें 10,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, जो अभी भी क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट में 1,10,000 है, क्रेडिट में 1 लाख है, तो अभी भी क्रेडिट में जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है,
कंपनी ये कह रही है कि हमने एक्स्ट्रा मांगा, ये 1 रुपए हमने ज्यादा मांगे थे, तो ये हमारी इनकम हो गई। और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो 10,000 डिवेंचर पे हमने 1 रुपए ज्यादा मांगा, तो हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए। बोलो बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस ये था कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया, जबकि पार में हमने पार पे इशू किया। तो देखो यहाँ कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, क्योंकि यहाँ कंपनी 10 ही रुपए रिसीव कर रही थी और 10 ही रुपए की लेंडरशिप दे रही थी, पर कंपनी ने यहाँ 11 रुपए मांगे हैं और लेंडरशिप कितने की दी है? 10 रुपए की। तो जो 1 रुपए फालतू आया है वो कंपनी का फायदा हो गया, जिसे हमने ड्यू में अपना प्रीमियम दिखाया। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। और अगर मैं बात करूं कि बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगी, सेम सेम कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट जैसे अभी बताया वैसे ही। बस फर्क ये है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जब हम शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमें यहाँ पर एक फायदा हुआ है, जिस फायदे का नाम क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि हमने जनता से 1 रुपए ज्यादा मांगा डिवेंचर के ऊपर, तो 10,000 इंटू 10 यानी 10,000 रुपए का फायदा हुआ कंपनी का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख के हमने 10,000 रुपए का फायदा दिखा दिया। बस इतना ही अंतर है, बाकी प्रेजेंटेशन पूरी देखो सेम है, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ, बस यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद बेटा अब हम आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने परसेंट का? वही 10%। 10% अगर आप फेस वैल्यू पे लगाओगे तो 1 रुपए निकल कर आता है। तो यहाँ पर ना डिस्काउंट 1 रुपए का है। तो देखो हमने ना लिखा, एक ही कॉल पे सारा पैसा मंगा रहे हैं, तो लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10-1। 9 नहीं लिखा, 10-1। रीजन, क्योंकि कंपनी ना डिबेंचर जो सर्टिफिकेट जो देगी जनता को, वो तो 10 ही रुपए का देगी ना, पर पैसे कितने रिसीव करेगी? 9 रुपए। तो वी राइट डाउन एज 10-1। होता वो 9 ही है, पर 10-1 से ना हमारी मेमोरी में ये बात फीड रहती है कि हम लैंडरशिप जो देंगे, सर्टिफिकेट जो देंगे डिबेंचर का पब्लिक को, जनता को, वो देंगे 10 ही रुपए का। बस पैसे 9 रुपए यानी 1 रुपए कम मांगेंगे। तो यहाँ पर भी देखो एक ही कॉल ऐसे है, वही रिसीव और ड्यू की एंट्री, पहली एंट्री वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 10,000 डिबेंचर पे बताओ कंपनी को कितने रुपए रिसीव होंगे? 10 के 9 सर, 1 रुपए कम मांग रहे तो 9 रुपए रिसीव होंगे। 10,000 इंटू 9, 90,000, 90,000। नेक्स्ट एंट्री में ना हम अपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो जो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हमारे पास पहले रिसीव में पैसा आया था, जिसको हमने अपनी लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब हम अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, डेबिट करेंगे 90,000 से। क्योंकि हम अब यहाँ पर पब्लिक को क्या देंगे? लैंडरशिप देंगे, यानी डिवेंचर का सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ पर कंपनी ना देखो अपनी लाइबिलिटी अब किसको दिखा रही है? 9% डिवेंचर को दिखा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम जो लैंडरशिप जो डिवेंचर सर्टिफिकेट देंगे, वो तो 10,000 डिवेंचर के ऊपर 10 ही रुपए के हिसाब से देंगे, क्योंकि डिवेंचर का ओरिजिनल वैल्यू तो 10 ही रुपए। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख। और ये जो कंपनी ने देखो, कंपनी के पास तो आए कितने थे? 90। पर कंपनी लैंडरशिप जो दे रही है, सर्टिफिकेट जो दे रही है, वो 1 लाख का दे रही है। तो कंपनी का देखो डेबिट में एक बैलेंस बचेगा 10,000 रुपीज का, जिससे हम क्या मानेंगे? डिस्काउंट। हम मानेंगे कंपनी का नुकसान है, और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। दैट्स वाई कंपनी ने 9% डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया और बोला कि ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे तो कितने रिसीव किए? 90। मेरे पास पैसे तो 90 आए, पर मैंने जो सर्टिफिकेट दिया डिवेंचर को, जो लेंडरशिप दी, वो दी 1 लाख रुपीज की। तो इसमें मेरा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, और कंपनी को यहाँ पर अपना 9% डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को क्या करना पड़ा? डेबिट करना पड़ा। बोलो क्लियर हो गई बात? सेम अगर आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, तो देखो पूरी कट टू कट वही बैलेंस शीट रहने वाली है सेम। बस यहाँ पर आप नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 9% डिवेंचर लिखेंगे, क्योंकि आपका लोन है, लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, आपने बोरो किया है जनता से पैसा। तो 9% डिवेंचर लिख के 1 लाख यहाँ पर दिखा दोगे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें सर्टिफिकेट तो 1 ही लाख का दिया ना, तो आप यहाँ पर लाइबिलिटी भी 1 लाख की दिखाओगे। कल के दिन आप उन्हें रिपे कितना करोगे? 1 लाख। तो सर ये आपको नहीं लगता ये गलत है, क्योंकि कंपनी को तो 90,000 रुपये मिले? देखो बेटा, ये एक तरीके की स्कीम्स होती हैं, कंपनी को भी फंड की जरूरत होती है बेटा। अब कंपनी चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी डिवेंचर के ऊपर पैसा दे दे, तो इसलिए कभी कभी कंपनी अपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करती हैं। बोलते ना पब्लिक को एक बोलते ना लालच देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि जल्दी पैसा भेजे। तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। बाकी कल के दिन जब कंपनी रिडीम करेगी, रिपे करेगी इन्हें कल के दिन, क्योंकि ये लोन है एक तरीके का, तो रिपे किया जाएगा, तो 1 लाख ही किया जाएगा ओरिजिनल वैल्यू पे। जो कंपनी ने डिवेंचर ओरिजिनल वैल्यू पे दिया है, उसी पे इन्हें रिपे भी किया जाएगा। तो इसलिए हमने लाइबिलिटी दिखाई 9% डिवेंचर के नाम से 1 लाख। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। तो ये वाली बात है।
बाकी सर ये जो नुकसान हुआ इसका क्या होगा बेटा, देखो इसे या तो हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। आपको पता है ना, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करा था सेकंड पॉइंट में। ऐसी क्या पता कंपनी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हो। तो आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डिस्काउंट को या लॉस ऑन इशू, या अगर हम शेयर डिबेंचर को इशू करते हैं तो ब्रोकर का और कमीशन देते हैं, तो वो सारे जो नुकसान होते हैं हमारे, हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ करा सकते हैं। तो इस डिस्काउंट को ना देखो, या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ कराएंगे, या तो पीएनएल अकाउंट जो हमारा होता है कंपनी का, उससे हम राइट ऑफ करा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा, बट यस बैलेंस शीट में ये कहीं दिखाई नहीं देगा, दैट्स इट। बोलो क्लियर हो गई ये बात? हाँ। अब आपको एक काम करना है मेरे बेटा, जो एग्जांपल नंबर 2 है ये आपका होमवर्क है, कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट, जैसे मैंने अभी ऊपर कराया ना क्वेश्चन, वैसे ये भी तो आप इसको कॉपी कर सकते हो और इसको अपना होमवर्क बना सकते हो, ठीक है। तो ये करके लेकर आना, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी सेम वैसा ही है जैसे शेयर में होता है, वैसे ही यहाँ पर है। बस जहाँ जहाँ हम शेयर लिखते हैं वहाँ वहाँ डिबेंचर, जहाँ जहाँ हम शेयर कैपिटल लिखते थे ड्यू में, वहाँ वहाँ हम डिबेंचर लिखते हैं। बस क्या लिखते हैं? डिबेंचर, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई? यस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ डिबेंचर इशू एंड इंस्टॉलमेंट। अगर कंपनी अपने डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में इशू कर रही है तो कैसे कर सकती है? तो देखो ये भी बहुत इजी है, यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा और एक होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 है कि रिलायंस कंपनी लिमिटेड इशू कर रही है 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। यानी कंपनी ने अपने मार्केट में जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 20,000 किए हैं। कितने परसेंट वाले करे हैं? 9% वाले डिवेंचर इशू किए हैं, जिनकी हर एक की फेस वैल्यू कितनी है? ₹100 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिलायंस कंपनी के हैं बेटा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे इन इंस्टॉलमेंट, यानी टुकड़ों टुकड़ों में पैसा मांगेंगे। विच आर इज फॉलोइंग, जो कि इस तरीके से है। कंपनी ने कहा पहला जो हम कॉल करेंगे वो एप्लीकेशन में करेंगे 40, फिर हम अलॉटमेंट में कॉल करेंगे 30, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी सेकंड कॉल तक यहाँ जा ही नहीं रहे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम कॉल करेंगे ₹30। टोटल कंपनी कितने कॉल कर रही है? ₹100, ठीक है। अच्छा, तो देखो कंपनी ने फेस वैल्यू कॉल कर दी, पर एक साथ ना करके टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया? ये केस हो गया इन इंस्टॉलमेंट। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा पहचान कि कब लमसम होता है कब इंस्टॉलमेंट। सिंगल कॉल में मांग रहे हो तो वो लमसम है, टुकड़ों टुकड़ों में मांग रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला। देर इज नो एनी कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। एज्यूम करो कि कोई कॉल इन एरियर एंड कोई कॉल इन एडवांस नहीं है। आपको पता है शेयर में आपने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस पढ़ा है। कॉल इन एरियर क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें, 1 मिनट लगेगा बस। तो कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता था, जब हमने शेयर में पढ़ा था कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा देने से मना करे। देखो पहली कॉल का पैसा ना सभी देते हैं, क्योंकि जो नहीं देगा कंपनी को उनसे मतलब भी नहीं, क्योंकि कंपनी उनको कोई डिवेंचर देगी भी नहीं या शेयर नहीं देगी। बट यस, जो पहली कॉल के बाद फर्दर जो कॉल्स होती हैं इंस्टॉलमेंट्स में, वहाँ कॉल इन एरियर हो सकता है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि कॉल इन एरियर ना आपका लमसम में कभी नहीं होता, वहाँ एक ही कॉल में सारा पैसा आ रहा होता है। क्योंकि पर कॉल इन एरियर कहाँ हो सकता है, कॉल इन एडवांस कहाँ हो सकता है? आपका इंस्टॉलमेंट में। तो कॉल इन एरियर हमने शेयर में देखा था, जब शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा देने से डिनाइड कर देता है तो वो कॉल इन एरियर होता है। और कॉल इन एरियर कंपनी के लिए एसेट होता है, क्योंकि कंपनी को लगता है अभी पैसा नहीं भेजा तो बाद में दे देंगे, ठीक है। वैसे ही कॉल इन एडवांस क्या होता है कि जब फ्यूचर की कॉल्स का, लाइक अगर हम एप्लीकेशन में हैं बट किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ भेज दिया? एप्लीकेशन में, तो हमने शेयर चैप्टर में पढ़ा था कि उसको हम कहते थे कॉल इन एडवांस। सेम यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई डिबेंचर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन में भेज सकता है। तो दैट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि अभी फ्यूचर कॉल्स आई नहीं है बट कंपनी ने पैसा पहले ही रिसीव कर लिया। सो जहाँ कॉल इन एरियर कंपनी के लिए एसेट होता है तो वहीं कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है। पर अभी कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कोई कॉल इन एडवांस नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सिंपल रखा है कंसेप्ट बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कोई कॉल इन एडवांस नहीं है। क्वेश्चन ने कहा जनरल एंट्री पास करो इन द फॉलोइंग केसेस एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करो एज ऑल्सो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और जनरल एंट्री जो फॉलोइंग केसेस में पास करनी है वो है एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट प्रीमियम ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो पार पे भी करनी है, प्रीमियम पे भी करनी है, प्रीमियम में 10% का, और डिस्काउंट पे भी करनी है 10% के साथ। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ना तीनों केस दे दिए, बाकी एग्जाम में आपके पास कोई स्पेसिफिक ही आएगा, पार आएगा या तो प्रीमियम आएगा या तो
डिस्काउंट आएगा, ठीक है। पर मैंने टाइम बचाने के लिए एक ही क्वेश्चन में तीनों पॉइंट डाल दिए, ठीक है। चलो, तो अगर हम पार से एंट्री पास करें, है ना, जनरल एंट्री हमें पास करनी है और पार के किस से करें, तो देखो पहली कॉल किसकी है, एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर ना देखो पहली कॉल है, तो यहाँ पे पहली एंट्री किसकी लगेगी, रिसीव की, और फिर किसकी एंट्री लगेगी, ड्यू की। बात करी जाए तो एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, देखो 40 रुपए की, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे एप्लीकेशन 40 रुपीज़, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी रिसीव की, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, वही जो हमने लमसम में देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट अलग है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने डिवेंचर कंपनी ने इशू करे हैं, देखो 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं, तो 20,000 डिवेंचर पे कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 40 रुपीज़ मिलेंगे। तो 20,000 टू 40 करोगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपीज़। तो कंपनी ने डिवेंचर एप्लीकेशन को अपना 8 लाख रुपीज़ से लाइबिलिटी दिखाया, और कंपनी के बैंक में आ भी कितने गए, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। कंपनी को ये पैसा रिसीव हुआ। अब कंपनी इसी पैसे को ड्यू कर रही है, कह रही है जो एप्लीकेशन का पैसा आया, जिसको हमने लाइबिलिटी दिखाया था, अब हम ड्यू करेंगे तो अपनी लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे आप, क्रेडिट से डेबिट, और इसकी जगह पे लाइबिलिटी बनाएंगे किसको, डिवेंचर्स को, क्योंकि अब हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेट। खैर ओरिजिनली सर्टिफिकेट तो अलॉटमेंट में मिलता है, बट अकाउंटिंग में ना हम हर कॉल में लेंडर्स उनको बना रहे होते हैं, तो यहाँ हम लैंडरशिप दे रहे हैं, तो 9% डिवेंचर हमने यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी दिखाया और क्रेडिट किया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे देखो लाइबिलिटी मैंने रिड्यूस करी अपनी ड्यू में, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से कितनी, 8 लाख, क्योंकि 8 लाख क्रेडिट था तो 8 लाख की डेबिट किया। पर जो मैं लैंडरशिप दूंगा ना, वो 20,000 डिवेंचर्स पे, ठीक है, 20,000 डिवेंचर्स पे मैं कितने के हिसाब से दूंगा, 40, क्योंकि 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 मैंने डिवेंचर कितने इशू करे, 20,000, और मेरा जो फेस वैल्यू एप्लीकेशन का है वो है 40। फेस वैल्यू को बांट दिया ना बेटा हमने, तो हमारा जो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है 40, तो हम इतने की ही लैंडरशिप देंगे, तो 20,000 40, 8 लाख। खैर यहाँ पे तो दोनों तरफ मैच हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम अलॉटमेंट में। अब क्योंकि अलॉटमेंट में कंपनी को पता चल चुका है मेरे बच्चे कि यहाँ पर हमारे डिवेंचर होल्डर कौन है, तो यहाँ पर जो हम एंट्री पास करते हैं वो पहले पास करते हैं ड्यू की, फिर पास करते हैं रिसीव की। तो यहाँ पर देखो कंपनी अपने डिवेंचर्स को कहती है कि मेरे प्यारे डिवेंचर होल्डर कृपया करके अलॉटमेंट का पैसा भेजें। तो कंपनी को पता है कि कंपनी को 9% डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो इट इज़ द एसेट, एंड एज पर द रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर यहाँ पर ना बेटा हम उन्हें हैंड टू हैंड लेंडरशिप दे रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है यही हमारे डिवेंचर होल्डर है। तो जो लेंडरशिप दी जाएगी, जो उन्हें लेंडर बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा 9% डिवेंचर के नाम से। अच्छा, इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, 9% डिवेंचर को, जो हम लैंडर बना रहे हैं उन्हें। तो ये सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो कितने डिवेंचर इशू करे थे कंपनी ने, वही 20,000 डिवेंचर इशू करे थे। अलॉटमेंट है कितनी की, ओरिजिनली 30, फेस वैल्यू को हमने डिवाइड करा ना, 40 30 30, तो अलॉटमेंट है हमारी 30 रुपए की, तो 20,000 इंटू 30, हमने लैंडरशिप दी 6 लाख की, तो हमारे डिवेंचर अलॉटमेंट में पैसा भी कितना आएगा, 6 लाख ही आएगा। तो ये हमने डेबिट में भी 6 लाख ही कर दिया। अब जब हमें कल के दिन पैसा रिसीव होगा बेटा, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कि कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, और जो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट हमारा पहले एसेट था, जिसके हमें पैसे मिलने थे, अब वो डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके बदले हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब बताइए आना कितना था, 6 लाख, तो 6 लाख बैंक में भी आ गया, देखो, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री पास हो गई। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल का एंट्री पास होगा। फर्स्ट कॉल भी हमारी कितनी की थी मेरे बच्चे, 30 रुपए की थी, ठीक है। तो हमने यहाँ 30 रुपीज़ लिखा, और यहाँ पर भी पहले ड्यू की एंट्री होगी और रिसीव, क्योंकि कंपनी को पता है हमारे डिवेंचर होल्डर्स कौन है। तो यहाँ पर 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया जाएगा, बिकॉज कंपनी को पता है हमें इसका पैसा मिलेगा, तो हमारा एसेट है तो डेबिट। और बदले में हैंड टू हैंड हम बोलते हैं ना, अपने डिवेंचर होल्डर को क्या बनाएंगे, यहाँ लेंडर बनाएंगे। तो लेंडर जो बनाएंगे किस नाम से बनाएंगे, 9% डिवेंचर के नाम से। तो कितने डिवेंचर इशू करे थे कंपनी ने, 20,000, और बताओ फर्स्ट कॉल कितने की है, 30, तो 6 लाख की हमने उन्हें लेंडरशिप दी। और कंपनी कह रही क्योंकि हम आपको लेंडरशिप दे रहे हैं फर्स्ट कॉल में, तो आप फर्स्ट कॉल में पैसा भी कितना भेजोगे, 6 लाख। तो 6 लाख को कंपनी ने फर्स्ट कॉल के नाम से एसेट भी दिखाया। अब जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा बेटा, तो कंपनी वही फर्स्ट कॉल को जिसको एसेट दिखाया था उसे डेबिट से क्रेडिट कर देंगी 6 लाख,
और कंपनी के बैंक अकाउंट में भी पैसे कितने आ जाएंगे, 6 लाख। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, 6 लाख 6 लाख। बाकी नरेशन तो अब आप कर ही सकते हैं। ड्यू फर्स्ट कॉल के ड्यू की नरेशन होगी बीइंग 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, रिसीव की एंट्री होगी बीइंग 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ऐसी अलॉटमेंट की भी आप बोलते हैं ना ड्यू रिसीव की एंट्री की नरेशन पास कर सकते हैं। नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नरेशन लिखी हुई, आप नरेशन चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रीमियम पे। अब देखो वही बात होगी ना, अब प्रीमियम तो मांगा है, प्रीमियम मतलब है कि कंपनी यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ पैसे मांग रही है। तो ये 10% किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे, 100 रुपए पे। अब देखो वैसे तो फेस वैल्यू हमने तोड़ रखी है, 40 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल। बट जो प्रीमियम अप्लाई होता है ना वो हमेशा टोटल फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100 रुपए का 10% निकालते हो तो वंस अगेन, ठीक है, तो ये कितना रुपए निकल कर आएगा, 10 रुपए का प्रीमियम निकल कर आएगा, यानी कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। अच्छा बताया तो है नहीं कहीं पे भी कि कंपनी ये 10 रुपए कहाँ ज्यादा मांग रही है। तो जब गाइडेंस नहीं देते तो याद है ना हम कहाँ मानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में। तो ये देखो ये सब तो फेस वैल्यू का मांग रहे हैं, क्योंकि टोटल करके तो ये 100 आता है, तो 100 तो हमारी फेस वैल्यू है। तो ये सब तो फेस वैल्यू का पैसा है, हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा 10 रुपए का प्रीमियम, क्योंकि कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। और वो डिबेंचर की नहीं मांग रही, वो अपनी रेपुटेशन, अपने परफॉर्मेंस का पैसा मांग रही है। हाँ, ले रही है डिबेंचर इशू के टाइम पे, पर वो डिबेंचर से हट के पैसा होता है, वो परफॉर्मेंस और रेपुटेशन का पैसा होता है, इसलिए हम अलग से ऐड करेंगे 10 रुपए। तो देखो एप्लीकेशन तो नॉर्मल है यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं है। तो एप्लीकेशन तो कॉपी एंड पेस्ट है, देखो पूरी कॉपी एंड पेस्ट, कोई अंतर नहीं है। बस मेरी किसकी एंट्री चेंज होने वाली है थोड़ी, अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होने वाली है, क्योंकि अलॉटमेंट में ना बेटा हम सिर्फ 30 रुपए नहीं मांग रहे, हम यहाँ 30 रुपए के साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो 30+10 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैं जनता को डिबेंचर तो अलॉटमेंट में 30 ही रुपए के हिसाब से दूंगा, पर मैं यहाँ पर 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, जिसे क्या बोलूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जनता से मैं टोटल अलॉटमेंट में कितना मांगूंगा, 40, पर उन्हें डिबेंचर कितने का दूंगा, 40 का नहीं, उन्हें डिबेंचर तो 30 ही का दूंगा ना, क्योंकि अलॉटमेंट का जो फेस वैल्यू वो तो 30 रुपए के हिसाब से, इसलिए 30+10 लिखा है। अच्छा यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट में, ड्यू की, क्योंकि कंपनी को अब पता है मेरे डिबेंचर होल्डर कौन है। तो वही 9% डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि कंपनी को पता है इसका पैसा कंपनी को मिलेगा। और कंपनी ना बोल रही है कि हम हैंड टू हैंड आपको लेंडर बना रहे हैं अपनी कंपनी का, और आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। और याद रखना ये जो प्रीमियम प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम डिस्काउंट, ये कंपनी को ड्यू में मेंशन करना होता है, ना कि रिसीव में। रिसीव में तो बस आपको मनी रिसीव करना है, अगर आप ज्यादा मांग रहे हो ड्यू में बताना होता है, कम मांग रहे हो ड्यू में बताना होता है। आपको पहले ही बताना होता है कि हम आपसे ज्यादा मांग रहे हैं या हम आपसे कम मांग रहे हैं। तो वही वाली बात है, कंपनी ने कहा हम 10 रुपए आपसे कहाँ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी मांग रहे हैं। तो जो हम लेंडर बनाएंगे ना 9% डिवेंचर का, वो बनाएंगे उन्हें 20,000 डिवेंचर पे 30 रुपए के हिसाब से, यानी 6 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं उनसे, वो 20,000 डिवेंचर पे 10 रुपए कर रहे हैं, यानी 2 लाख। तो जनता ना हमें जो डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा भेजेगी, यानी जो डिवेंचर होल्डर है जो हमें डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे, वो कितना भेजेंगे, 8 लाख। तो कंपनी को पता है पैसा हमें मिलेगा, तो हमारा एसेट है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और डिवेंचर को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी लेंडर बना रही है, तो कंपनी की लाइबिलिटी है, कल के दिन इन्हें रीपे करना है, कितना, 6 लाख। और कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा मांगा है, रेपुटेशन का पैसा, 1 रुपए, सॉरी 10 रुपए, तो 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख रुपए से कंपनी का फायदा हो गया, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये एंट्री के भी रूल्स पता चल गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अब कंपनी ना बेटा इसी अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू किया था इसका पैसा रिसीव करेगी। तो जो भी डिबेंचर अलॉटमेंट को हमने एसेट दिखाया, डेबिट किया, अब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कंपनी को इसका पैसा मिल रहा है। तो जिसको एसेट दिखाया था ना, डेबिट दिखाया था, अब उसे क्रेडिट करेंगे, और इसकी जगह पे अब हम डेबिट कर देंगे अपने बैंक को, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। क्लियर हो गया ये भी। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, वो डिट्टो कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि फर्स्ट कॉल में कोई चेंज ही नहीं है। फर्स्ट कॉल में ना कोई प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट, सिर्फ वही नॉर्मल ही है। तो जैसे आपने अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाई थी ना मेरे साथ, सेम यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल की एंट्री कट टू कट कॉपी एंड पेस्ट सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। तो देखो एप्लीकेशन की एंट्री सेम, फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम, सिर्फ किसकी एंट्री चेंज हुई है, अलॉटमेंट की, क्योंकि अलॉटमेंट में ना मेरे बच्चे क्या आ गया आपके पास, प्रीमियम आ गया।
ठीक है। जबकि पार में आपने ओरिजिनल पे दिया था अपना डिबेंचर, पैसा भी उतना ही मांगा था क्योंकि पार पे इशू किया था। तो यहाँ पर देखो कोई प्रीमियम नहीं था। ठीक है। यहाँ 6 लाख के बदले 6 लाख ही आ रहे थे, पर यहाँ 6 लाख के बदले कितने आ रहे हैं, 8 लाख, क्योंकि कंपनी 2 लाख रुपए ज्यादा मांग रही है तो 8 लाख रुपए आ रहे थे। ठीक है। अब बात करें हम डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। 100 का 10% निकालोगे तो 10 रुपये आएगा। तो वही बात है कि कंपनी अगर डिस्काउंट इशू कर रही है तो यहाँ पर कंपनी 10 रुपये कम मांग रही है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, तो एप्लीकेशन 40 की होगी। ठीक है ना, क्योंकि तुमने बताया नहीं डिस्काउंट कहाँ चार्ज कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट कहाँ होगा, अलॉटमेंट में ही होगा। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन तो नॉर्मल है 40, और एप्लीकेशन की एंट्री ना वही पूरी कॉपी एंड पेस्ट है, सेम नॉर्मल जैसे तुमने अभी पार में देखी थी, वैसे ही प्रीमियम के केस में भी थी, वैसे ही डिस्काउंट के केस में भी थी, क्योंकि एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, एप्लीकेशन रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो जो सेम है तो उसमें टाइम देकर कोई फायदा नहीं बेटा, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बट हमारी जो एंट्री चेंज होगी ना वो अलॉटमेंट की होगी, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है, क्योंकि उसने बताया नहीं डिस्काउंट कहाँ ले रही है कंपनी, तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में होगा। तो अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो है 30, पर कंपनी ना यहाँ पर 10 रुपये कम मांग रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ 10% का, यानी 100 रुपये का अगर हम 10% निकालते हैं तो 10 रुपये निकल कर आता है, यानी कंपनी यहाँ पर 10 रुपये कम मांग रही है। तो कंपनी ना देखो ओरिजिनली अलॉटमेंट में जो डिवेंचर देगी जनता को वो तो 30 रुपये का देगी, पर जो पैसा मांगा जाएगा ना वो 30 नहीं 20 मांगा जाएगा। तो हम ना इसे राइट डाउन करते हैं 30 - 10, होता वो 20 है पर हम लिखते 30 - 10 है। रीजन बिंग कि हमारा जो ब्रेन है उसे पता रहे कि हम डिबेंचर तो 30 रुपये का दे रहे हैं पर पैसे 10 रुपये कम मांगेंगे, यानी 20 रुपये मांगेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही ड्यू की एंट्री होगी पहले, तो कंपनी ना 9% डिवेंचर अलॉटमेंट को अपना एसेट दिखाएगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें इसका पैसा मिलेगा, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और कंपनी हैंड टू हैंड यहाँ पर क्या देगी, लैंडरशिप भी देगी बेटा, किस नाम से, 9% डिवेंचर के नाम से। पर जो लैंडरशिप दी जाएगी ना वो उतने डिवेंचर पे दी जाएगी जितने डिवेंचर कंपनी ने इशू किए थे। बताइए कितने डिवेंचर इशू करे थे, 20,000। और हमारा जो हर एक डिवेंचर था अलॉटमेंट में ओरिजिनली वो कितने रुपए का था, 30 रुपये का, तो 30 रुपये के साथ हम लैंडरशिप दे देंगे। तो 20,000 टू 30, 6 लाख। तो 20,000 टू 30 करते हो तो 6 लाख ही आएगा बेटा। पर कंपनी ने क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दिया है तो कंपनी को ना यहाँ नुकसान हो जाएगा, और इस नुकसान का नाम हम क्या रखेंगे, 9% डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने डिवेंचर पे डिस्काउंट दे रही है। याद रखना हम शेयर को इशू पार और प्रीमियम में ही कर सकते हैं, वहाँ डिस्काउंट का केस नहीं था। पर हम डिवेंचर को बेटा पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी, तो यहाँ डिस्काउंट का केस भी है। तो 20,000 डिवेंचर पे 10 रुपये का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो 2 लाख रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी ने ये डेबिट कर दिया। तो देखो कंपनी ने 6 लाख रुपए की लैंडरशिप दी, कंपनी ने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी 2 लाख रुपए नहीं मांगे, छूट दे दी। तो बताइए डिबेंचर अलॉटमेंट में पैसे कितने आएंगे, 4 लाख। तो कंपनी ने इसे एसेट दिखाया डिबेंचर अलॉटमेंट को 4 लाख से। पर अब जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी नेक्स्ट एंट्री में, तो जो डिबेंचर अलॉटमेंट कंपनी का एसेट था, जो डेबिट था, कंपनी अब उसे क्रेडिट करेगी और उसकी जगह पे किसको डेबिट कर देगी, बैंक को। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट 4 लाख 4 लाख। क्लियर हो गया, मक्खन, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम, अरे आप यहाँ सेम मत लिख देना, ठीक है, आपको एंट्री पास करनी है, पर मैं कह रहा हूँ सेम एंट्री है। ठीक है, सेम, कोई दिक्कत नहीं, पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो, नॉर्मल एंट्री, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंसेप्ट पे, तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही बेटा अपने बोलते हैं ना डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट्स के रिप्लाई लेने की कोशिश करूंगा। बेटा अगर हम बैलेंस शीट बनाए ना, तो बैलेंस शीट वैसी बनेगी, पार की भी, प्रीमियम की भी और डिस्काउंट की भी बैलेंस शीट सेम वैसी बनेगी जैसे तुमने लमसम में बनाई। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाओगे, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दिखाओगे, फिर सेकंड पॉइंट में नॉन करंट लायबिलिटी लिखकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखोगे, और आप दिखाओगे कि आपने 9% डिवेंचर से पैसा बोरो किया है। कितना बोरो किया है देखो, एक बारी आपने 9% डिवेंचर को ड्यू करा था 8 लाख से, फिर आपने 6 लाख से करा ड्यू, फिर आपने किया 6 लाख से, तो 8 लाख 6 लाख 6 लाख कितना होता है, 20 लाख। तो 20 लाख, और आप ऐसे भी निकाल सकते थे टोटल डिवेंचर कितने थे, 20,000, और फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी थी, 100। तो 20,000 इंटू 100 कितना हो गया, 20 लाख, क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे मांगे ना,
एप्लीकेशन में भी मांगे, अलॉटमेंट भी मांगे, फर्स्ट कॉल में भी मांगे। तो 100 रुपीज़ मांगे, 20,000 डिवेंचर्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख ही आएगा। अच्छा सर, अगर मान लो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांग रहे होते, तब 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 उस सिनारियो में ना देखो, सिर्फ तब आपकी अलॉटमेंट तक एंट्री लगती। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं, तब ऐसे लिखते ना वो नॉट येट मेड, कि हमने मांगा ही नहीं अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या होता है कि आपकी अलॉटमेंट तक एंट्री पास होती, फर्स्ट कॉल की एंट्री आप नहीं लगाते। और जब आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाते हैं डिबेंचर की नाम की, तो आप कहते हैं आपने डिबेंचर कितने इशू किए, 20,000, बट अभी तक आपने जो लोन लिया है, अभी तक जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं वो कितने रुपए के करे हैं, 70 रुपए के। तो फिर आपकी लाइबिलिटी 14 लाख से आती। तब आप डिबेंचर्स की लाइबिलिटी यहाँ पर कितने से दिखाते, 14 लाख से, तब क्योंकि आप कितने से मल्टीप्लाई करते, 70 से। पर आपने यहाँ पर सारे मांगे हैं पैसे, पूरी फेस वैल्यू मांगी है, टुकड़ों टुकड़ों में ही सही बट पूरी मांगी है, तो 20,000 इंटू 100 तो 20 लाख आ गया। सेम यहाँ पर भी आपने पूरे पैसे मांगे तो वही 20 लाख, यहाँ पर भी 20 लाख। पर क्योंकि प्रीमियम के केस में, जो ये प्रीमियम का केस था ना बेटा, यहाँ पर आपने 2 लाख रुपए अपनी रेपुटेशन के एक्स्ट्रा मांगे थे अलॉटमेंट में, तो ये आपका फायदा हुआ था, तो आपने इसे रिजर्व एंड सरप्लस में अपना फायदा दिखाया। हालांकि आप इसको ऐसे हेडिंग देखकर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते, फिर आप शो करते 2 लाख, कोई नहीं मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट आप रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग देकर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख के 2 लाख यहाँ पर मेंशन कर सकते थे, और ये आपका फायदा हो गया। बोलो बात समझ में आई? बाकी जो डिस्काउंट है वो आपका एक्सपेंस है। अगर आपके पास बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो या तो आप इस डिस्काउंट को उस प्रीमियम से कैंसिल करा दो फायदे से, या अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप इसको कैंसिल करा सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी। ठीक है, क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो अपने पीएनएल अकाउंट से करते हैं, तो हम इसे अपने पीएनएल अकाउंट से भी राइट ऑफ यानी खत्म करा सकते थे। इसलिए मैंने इसको बैलेंस शीट में यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया, याद रखना। ठीक है, तो बैलेंस शीट तीनों केस में एक जैसी ही है। ठीक है, बस प्रीमियम के केस में आपका रिजर्व एंड सरप्लस में एक फायदा आ गया 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो देखो ये एंट्रीज भी आप लगा सकते हो, आप इसे कॉपी कर लो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका आंसर है एंट्रीज का। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, लो ये मैंने पार का कर दिखा दिया आपको, ये पार का है। ठीक है, सिमिलरली ये प्रीमियम का है, मैंने जूम कर लिया। ठीक है, एंट्री पास कर सकते हो, और ये डिस्काउंट का है। ठीक है, फिर ये बैलेंस शीट्स हैं, इनकी बैलेंस शीट्स भी आप कॉपी कर लेना। देखो बैलेंस शीट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके जो फंडे हैं, कंसेप्ट हैं, वो बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। ठीक है सर ऐसा नहीं होता सर, हमको होमवर्क भी चाहिए, आजकल खाने की भूख नहीं लग रही है हमको, आजकल हमें क्वेश्चन की भूख लग रही है, हमें क्वेश्चन चाहिए सर, क्वेश्चन दो। तो देखो बेटा आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको करना है सेम जैसे मैंने अभी कराया है, वैसा ही है, पार प्रीमियम डिस्काउंट। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना है, ये भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने कराया, पार प्रीमियम डिस्काउंट, टुकड़ों टुकड़ों में मंगा रहे हो। बस क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी, आपने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगी है, तो ये तो और भी आसान हो गया। आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक ही मांगा है तो एंट्री भी यहीं तक ही लगेगी। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो लोन आप जो दिखाओगे बैलेंस शीट में 12,000 डिबेंचर पे 10 रुपए के हिसाब से लोन नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपने 10 रुपए मांगे ही नहीं अभी तक। कितने मांगे, 8, तो 8 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 96,000 आएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो, तो ये वाला होमवर्क है आपके लिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप अपना, बोलते हैं ना कि वीडियो अपलोडेड होते साथ ही अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, और फिर मुझे लगेगा तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। मुझे लगता है ये एंट्रीज इनकी अब आप खुद पास कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों, और मिलता हूँ अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कॉल्सिन एरियर एंड कॉल्सिन एडवांस के ऊपर, सेम शेयर्स की तरह ही है, बट एक औपचारिकता है कि पूरी तो करनी है बेटा, तो पढ़ाना है। बस एक लेक्चर मैं आपको दूंगा कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का, जिससे कि कंसेप्ट आपके यहाँ पर भी क्लियर है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, से